सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम करते हैं कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से पर्वत प्रदेश में पावस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो बच्चों कब जन्म हुआ इनका? 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में। 7 साल की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। इनको कब पुरस्कार मिला था स्कूल में? 7 साल की उम्र में। 1915 में स्थायी रूप से साहित्यिक सृजन शुरू किया। साहित्यिक सृजन कब शुरू किया? 1915 में। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। ठीक है, छायावाद में किस तरह की छायावाद की जो विशेषताएं हैं, किस तरह की उसमें चीज़ें आती हैं कि कविताएं जिस पर लिखी जाती हैं, तो जिसमें प्रेम होता है, नारी प्रेम, मानवीकरण होता है, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता होती है। ठीक है, ये सभी छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। ठीक है, इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। ठीक है, तो ये अरविंद जी से भी बहुत प्रभावित हुए, मतलब इसका ये होगा। ठीक है, जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। आकाशवाणी क्या होता है? जहाँ से रेडियो का प्रसारण होता है वो आकाशवाणी होता है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। कौन सा सम्मान मिला इनको? पद्म भूषण। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। तो हिंदी के सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन हुए हैं? पंत जी हुए। तो पंत जी को कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन बच्चों 28 दिसंबर 1977 को हुआ। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं, जो भी इनकी रचनाएं हैं वो हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम करेंगे पाठ प्रवेश। भला कौन होगा जिनका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथों से जाने देते हों। तो बच्चों अब देखिए, सुमित्रा नंदन जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा। उसके बाद अब हम पाठ प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया है कि किसका मन नहीं करता पहाड़ों पे जाने को, तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, और कहते हैं कि अक्सर जिन्हें हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वही क्या होते हैं, अपने आसपास के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो अवश्य ही जाते हैं। उनको अगर ऐसा अवसर मिलता है तो वो अपने हाथ से नहीं जाने देते। ऐसे में कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुमति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जो कवि ने कविता लिखी है उससे हमें भी ये अनुभूति, ठीक है, हमें ऐसा एहसास हो जाए कि हम भी जैसे पर्वतीय क्षेत्र में ही हम यात्रा कहीं करके आए हैं, मतलब कविता पढ़ने के बाद हमें भी ऐसा एहसास हो जाए अगर, तो कितना कैसा हो। ठीक है, प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निहारने की अनुभूति देती है।
कहते हैं कि जो हमारी प्रस्तुत कविता है उसमें इस तरह से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है जो हम अपनी आँखों से ही देखेंगे उसमें कि कैसे है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है। ठीक है, हमें ऐसा एहसास उनकी अधिकतर कविताओं से हमें ऐसा ही लगता है। मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। कह रहे हैं कि हमें ऐसे उनकी हर कविता से लगता है कि उसमें हमारे आसपास की दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और हम सब कुछ भूलकर हम उसमें ही लीन रहना चाहते हैं। ठीक है, कि हम भी उन्हीं वादियों में खो जाते हैं कि हम भी पहाड़ों में हैं। ठीक है, झरने बह रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन रही हैं। तो इस तरह हम भी कविता के साथ साथ उसी मतलब काल्पनिक उसमें चले जाते हैं, क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। महाप्राण निराला ने कहा था, पंत जी में जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली। शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे अपनी जो कविता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से प्रकृति है जो वो कैसे अपना रूप बदलती है और किस तरह हम भी कविताओं में प्रकृति के साथ उसमें खो जाते हैं। वहाँ की जो वर्णन उसमें हो रहा होता है उसी जगह पर हम भी पहुँच जाते हैं।